कौन लोग हैं जो हमारी स्मृतियों से पेरियार को मिटा देना चाहते हैं, मान्यवर कांशीराम को मिटा देना चाहते हैं, बाबा साहब को मिटा देना चाहते हैं। आपको हैरानी होगी, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, बाबा साहब को मिटा देना चाहते हैं। बाबा साहब मिटने वाले हैं क्या? नहीं मिटेंगे, लेकिन वो अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। बाबा साहब ने जिन चीजों को झेला, क्या आज की परिस्थितियां उससे बदल गई हैं? उन्होंने अनटचेबल कहा था, अछूत कहा था, उसको गांधी ने हरिजन कहा, बाद में वो दलित हुआ और फिर शेड्यूल कास्ट हुआ। कि बाबा साहब ने जो झेला था और आज का दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय का व्यक्ति जो झेल रहा है, उन दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं। दमोह में 16 अक्टूबर को पुरुषोत्तम कुशवाहा के मुंह में अनुज पांडे पानी डालता है, और वो पानी कौन सा होता है? उसके पैर का धुला हुआ पानी। रायबरेली में 2 अक्टूबर की बात है, गांधी जयंती की बात है। 2 अक्टूबर को उस दिन हरिओम वाल्मीकि के मुंह में पेशाब किया जाता है, और न केवल पेशाब किया जाता है बल्कि पीट पीट कर मार दिया जाता है। राजकुमार चौधरी के मुंह में वहां का सरपंच रामानुज पांडे पेशाब करता है। ये केवल 3 घटनाएं नहीं है, यह भारत की वास्तविक तस्वीर है, और यही भारत बनाने की कोशिश हो रही है। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ जूता उछाला गया। यह हवा में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता इसलिए उछाला गया है क्योंकि वो दलित बौद्ध बिरादरी से आते हैं, और अगर वो सवर्ण होते तो ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा करने वाले पता नहीं कितने साल के लिए अंदर कर दिए जाते। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की ट्रोलिंग की गई, चीफ जस्टिस के मीम बनाए गए, पेट में ढोलक और बाल्टी और झाड़ू लेकर जिस तरीके की तस्वीरें प्रचारित की गई, और ऐसा करने वाले लोग सरकार के साथ बैठते हैं। एक लुम्पेन, एक लंपट बाकायदा लिखता है कि जज अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो चौराहों पर उनको पीटा जाएगा। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को, और इस देश की महिलाओं को, और उसमें सवर्ण महिलाओं को भी बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात नहीं करने देंगे। यह डर है, और यह सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। इस साजिश को समझने की जरूरत है कि यह कैसे किया जा रहा है। एक आदमी है, उसका नाम है अनिरुद्धाचार्य। अगर वो 6ठी पास का सर्टिफिकेट दे देगा तो मैं यहीं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अगर सरकारी तौर पर नियुक्ति निकले तो उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं मिलेगी। 8वीं पास है न्यूनतम योग्यता। वो हिंदू धर्म का कथावाचक बना हुआ है, और वो बताता है कि बराबरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? दलित कथा नहीं कर सकता, पिछड़ा कथा नहीं कर, कथा छोड़िए, वो बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि गीदड़ के पेट से गीदड़ पैदा होता है, शेर के पेट से शेर पैदा होता है। ऐसे तमाम बाबाओं को जो सरेआम बैठकर धर्म की व्याख्या करते हुए हमारी औरतों को गाली देते हैं, ऐसे बाबाओं की जगह समंदर है। जैसे ही ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसी समय संविधान खत्म, हिंदू राष्ट्र की बुनियाद ही संविधान को खत्म करके बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम। वैसे हमारे भाई जो है किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर फिर भी ये परंपरा हमारी रही है कार्यक्रमों की कि एक परिचय के साथ ही हम मुख्य भाषण की शुरुआत करते हैं। परिचय इस प्रकार से, पत्रकार नवीन कुमार। भारतीय पत्रकारिता का वह दौर जब मुख्य धारा की मीडिया सत्ता के सुर में सुर मिला रही थी, उसी समय पत्रकारिता में एक आवाज़ उभरी, निडर, तेज तर्रार और संविधान की मूल भावना से जुड़ी हुई। ये आवाज़ थी नवीन कुमार जी की।
आपने पत्रकारिता में अपनी शुरुआत प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों जैसे एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन और जी न्यूज़ के साथ की। लेकिन जैसे जैसे टीवी मीडिया का रुख बहसों से भटककर सनसनी और प्रचार की ओर मुड़ता गया, आपने इस ढांचे को भीतर से देखा और सवाल उठाए। मुख्य धारा मीडिया की सीमाओं को समझने के बाद आपने स्वतंत्र पत्रकारिता का रास्ता चुना और आर्टिकल 19 इंडिया नाम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। एक ऐसा मंच जो संविधान की भावना, नागरिक अधिकारों और ज़मीनी सच्चाई को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करता है। आपकी पत्रकारिता की खासियत है निर्भीक प्रश्न, तथ्यों पर आधारित विश्लेषण और दलित, वंचित व हाशिए पर खड़े समाज की आवाज़ को बुलंद करना। अक्सर सत्ता, मीडिया और समाज के उस गठजोड़ पर तीखे सवाल आप उठाते हैं जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। नवीन कुमार, यह नाम आज पत्रकारिता में एक सशक्त वैकल्पिक आवाज़ के रूप में पहचाना जाता है। वह आवाज़ जो ना तो बिकती है ना झुकती है, बल्कि जनता के सामने सच्चाई को बेबासी से रखती है। भारतीय मीडिया के वर्तमान परिदृश्य में जब मुख्य धारा की पत्रकारिता अक्सर सत्ताधारी शक्तियों की गूंज बन गई और जन सरोकारों से जुड़ी सच्चाइयाँ धीरे धीरे हाशिए पर ढकेली जा रही है, ऐसे समय में नवीन कुमार एक ऐसी आवाज़ बनकर उभरे हैं जो ना सत्ता से डरती है ना भीड़ के शोर में खोती है। नवीन कुमार जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके समाज को गहराई से समझने, अन्याय के खिलाफ बोलने और लोगों की वास्तविक कहानियों को सामने लाने की तीव्र इच्छा रही। आपने उच्च शिक्षा के बाद पत्रकारिता को अपने जीवन का मार्ग चुना। हिंदी भाषा में आपकी पकड़ गहरी और संवेदनशीलता और तेज विश्लेषण क्षमता ने आपको पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में ही पहचान दिलानी शुरू कर दी। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्टिकल 19 इंडिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के नाम पर, जो प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। आर्टिकल 19 इंडिया का उद्देश्य है जमीनी मुद्दों को बिना रंग रोगन के जनता के सामने लाना, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों की आवाज़ को राष्ट्रीय विमर्श में लाना, मीडिया के दिखावटी विमर्श से अलग तथ्य आधारित विश्लेषणात्मक और संवेदनशील रिपोर्टिंग प्रस्तुत करना और संविधान, लोकतंत्र और जन अधिकारों की रक्षा में पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम बनाना। आपकी आलोचनाएं और विश्लेषण उन दर्शकों के बीच लोकप्रिय है जो टीवी चैनलों की बहसों से थक चुके हैं और सच्चे जमीनी पत्रकार की तलाश में है। स्वतंत्र पत्रकारिता का रास्ता आसान नहीं होता। आपको कई बार ऑनलाइन ट्रोलिंग, राजनीतिक दबाव, कानूनी नोटिस और पेशेवर बहिष्कार जैसे परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपने कभी भी अपने शब्दों की धार को कुंद होने नहीं दिया। आज बहुजन नायक कांशीराम जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यानमाला में एक फूल गुंथने आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। भारतीय राजनीति को अपनी उपस्थिति से बार बार प्रभावित करने वाले इस जन नेता के विचारों को आज के परिप्रेक्ष्य में हम आपके समक्ष प्रकाशित करें, आपसे विनती है। तो आपसे रूबरू कराते हैं हमारे भाई मित्र नवीन कुमार जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मंच पर बैठे हुए विभूतियों और सामने विराजमान भारत के नागरिकों और वो तमाम लोग जिन तक ये आवाज़ इस कार्यक्रम के बाद भी पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कांशीराम साहब सोशल इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन नागपुर का कि आपने मान्यवर साहब पर बोलने के लिए मेरी तरह के कम समझ और कम उम्र के व्यक्ति को चुना। इस हॉल में कम से कम 50-60 लोग ऐसे बैठे हुए हैं
जितनी मेरी अभी तक की पूरी उम्र है उससे ज्यादा उनकी संघर्ष की उम्र है। तो ऐसे लोगों के सामने बोलना बहुत घबराहट पैदा करता है और मैं कॉन्शियस हो जाता हूं, मतलब मुझे लगता है मैं क्या बोलूंगा, लेकिन बोलना जरूरी है। अभी आप कह रहे थे कि मैं डरा नहीं। हम सब लोग जिस समाज से आते हैं, सच ये है कि हमारे पास डरने का विकल्प ही नहीं है। हम डरते कौन लोग हैं? जिनके पास बचाने के लिए बहुत कुछ होता है, दौलत है, कल्चरल कैपिटल है, कोई ऐसी चीज है जिसके लुट जाने के बाद जिंदगी पता नहीं दोजख में बदल जाएगी, नर्क हो जाएगी। हम क्या बचाएं? हमारे पास बचाने की इकलौती चीज है, वो है हमारा आत्मसम्मान। और सदियों से हम उसी आत्मसम्मान को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। वो लड़ाई अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लड़ी। बाबा साहब ने लड़ी, पेरियार ने लड़ी, ज्योतिबा फुले ने लड़ी, सावित्रीबाई फुले ने लड़ी, मान्यवर कांशीराम ने लड़ी, शहीद जगदेव ने लड़ी, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन सवाल हमेशा उठता है कि उस लड़ाई से बना क्या? तो मैं समझता हूं कि उस लड़ाई से कुछ और बना हो या न बना हो, लेकिन उस लड़ाई ने हमको ये बोलने लायक तो बना ही दिया है कि आप हमारा शोषण नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा घबराहट इसी बात से होती है। हमारी लड़ाई किस बात की है? हमारी पूरी लड़ाई केवल इतनी सी है कि आप आदमी और आदमी को बराबर मान लीजिए, और कुछ नहीं। स्त्री और पुरुष को बराबर मान लीजिए। और वो लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे। जिन हालात में यह कार्यक्रम हो रहा है, वो हालात कैसे हैं? हर बार मैं अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि मेरी सारी बातें झूठी साबित हो जाएं, और मेरी तरह के तमाम लोग जो समता, न्याय और बंधुत्व की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यह और न करना पड़े, यह ऐलान हो जाए कि संविधान पूरी तरह लागू हो गया है। यही बस, और कुछ नहीं करना है इस देश में, केवल संविधान को लागू कर देना है। और वो कहते हैं कि संविधान तो देखिए है, हम भी मानते हैं कि है, लेकिन आज 2025 में जब हम खड़े हैं और मान्यवर साहब को याद कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि यह कितना महत्वपूर्ण साल है। इसी नागपुर में 100 साल पहले स्वयंसेवक संघ बना। शती मनाई जा रही है सरकारी तौर पर, लेकिन पेरियार के भी 100 साल हो रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी 100 साल हो रहे हैं, लेकिन देश को यह सब कुछ याद नहीं है। ना हम सब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पेरियार के नाम पर एक भव्य शती नहीं मनाई जानी चाहिए? अभी भी अवसर है, लेकिन क्यों नहीं मनाई जा रही है? और कौन लोग हैं जो हमारी स्मृतियों से पेरियार को मिटा देना चाहते हैं, मान्यवर कांशीराम को मिटा देना चाहते हैं, बाबा साहब को मिटा देना चाहते हैं? आपको हैरानी होगी, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। बाबा साहब को मिटा देना चाहते हैं? बाबा साहब मिटने वाले हैं क्या? नहीं मिटेंगे, लेकिन वो अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे, और कर रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में, और उन घटनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और आज ये सोचने पर हम मजबूर हैं कि आज से 150 साल पहले लगभग बाबा साहब ने
जिन चीजों को झेला, क्या आज की परिस्थितियां उससे बदल गई है? उन्होंने अनटचेबल कहा था, अछूत कहा था। उसको गांधी ने हरिजन कहा, बाद में वो दलित हुआ और फिर शेड्यूल्ड कास्ट हुआ। तो इतने शाब्दिक बदलावों में क्या मनुष्य का जीवन भी बदला? मैं सिर्फ मनुष्य कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पूरी लड़ाई मनुष्य माने जाने की लड़ाई है। पिछले 15 दिन में कम से कम 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पता चलता है कि बाबा साहब ने जो झेला था और आज का दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय का व्यक्ति जो झेल रहा है, उन दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। रत्ती भर का भी अंतर नहीं आया, सिवाय इसके कि आज हम कह पा रहे हैं बाबा साहब की वजह से कि हां यह अन्याय है। दमोह में 16 अक्टूबर को पुरुषोत्तम कुशवाहा के मुंह में अनुज पांडे पानी डालता है, और वो पानी कौन सा होता है? उसके पैर का धुला हुआ पानी। और अनुज पांडे कौन है? वो शराब तस्कर है वहां का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक घटना होती है, उसके ठीक अगले दिन रायबरेली में, 2 अक्टूबर की बात है, गांधी जयंती की बात है, 2 अक्टूबर को, उस दिन हरिओम वाल्मीकि के मुंह में पेशाब किया जाता है। और न केवल पेशाब किया जाता है, बल्कि पीट पीट कर मार दिया जाता है। इसके बाद राजकुमार चौधरी, कटनी, अभी 3 दिन पुरानी बात है, वहां राजकुमार चौधरी के मुंह में वहां का सरपंच रामानुज पांडे पेशाब करता है। यह केवल 3 घटनाएं नहीं है, यह भारत की वास्तविक तस्वीर है, और यही भारत बनाने की कोशिश हो रही है। आप सिलसिलेवार तरीके से सोचिए कि संघ के 100 साल पर क्या बनाने की कोशिश हो रही है और क्या मिटाने की कोशिश हो रही है। यह केवल 3 घटनाएं नहीं है भारत के इतिहास में। और पिछले 10 साल में अगर आप देखें, पिछले 10 साल में तो 5 लाख से ज्यादा दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले आए हैं। उसमें से 1.5 लाख पीटे जाने की घटना है, मारे जाने की घटना है, और यह सरकारी रिकॉर्ड में है। एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, यह मेरा डेटा नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जीवन जीने लायक नहीं है। तो क्यों नहीं है? मैंने जो कहा कि 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के, और उसके बाद भारत को जिस तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है, भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ जूता उछाला गया। यह हवा में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता इसलिए उछाला गया है क्योंकि वो दलित, बौद्ध बिरादरी से आते हैं, और अगर वो सवर्ण होते तो ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा करने वाले पता नहीं कितने साल के लिए अंदर कर दिए जाते। लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, और यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि एक सामान्य घटना है। आप दबाव समझिए भारत के चीफ जस्टिस पर कि उन्होंने कह दिया कि हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हम न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसी घटनाओं से हम विचलित नहीं होते। यह मजबूरी है चीफ जस्टिस की, क्योंकि ऐसा बनाया जा रहा है देश, और यह इशारा किया जा रहा है कि आप देख लीजिए कि हरिओम वाल्मीकि और देश के चीफ जस्टिस में इस देश का जो सवर्ण समाज है, और सवर्ण भी नहीं, जो ब्राह्मणवादी समाज है, वो कोई अंतर नहीं करना चाहता आज भी। लोग कहते हैं ना कि अगर पढ़ लिख जाएंगे, ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाएंगे तो भेदभाव खत्म हो जाता है। मैं यह मानने को राजी नहीं हूं, और मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन इस देश का ब्राह्मणवादी तबका यह मानने को राजी नहीं है, यह विश्वास दिलाने को राजी नहीं है। वो लगातार कह रहा, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की ट्रोलिंग की गई,
चीफ जस्टिस के मीम बनाए गए, पेट में ढोलक और बाल्टी और झाड़ू लेकर जिस तरीके की तस्वीरें प्रचारित की गई, और ऐसा करने वाले लोग सरकार के साथ बैठते हैं। एक लुम्पेन, एक लंपट बाकायदा लिखता है कि जज अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो चौराहों पर उनको पीटा जाएगा। नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो ये कहता है खुलेआम कि चीफ जस्टिस के मुंह पर कोर्ट में थूक देने की सजा ज्यादा से ज्यादा क्या होगी। यह ताकत कहां से आती है? अब यह ढकी छुपी बात नहीं है। उस आदमी ने थाने से निकलकर पूछताछ के बाद सीधे यह कहा कि हमको देश के कम से कम 3 सांसदों ने फोन किया, कई पूर्व मंत्रियों ने फोन किया और कहा तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बचा लिया जाएगा। और बचा लिया गया। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले, चीफ जाना है 100 साल पहले जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था, और मैं हिंदू राष्ट्र भी नहीं कहता हूं, मैं ब्राह्मण राष्ट्र कहता हूं, जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने की स्थिति अब आई है। आप सोचिए कि एजेंडा क्या है। मंदिर बन गया है, 370 खत्म हो गया है, मथुरा, अयोध्या, काशी सब हो गया है, जो बचा हुआ है वो हो जाएगा साल 2 साल में। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है, एजेंडा ये है कि इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को और इस देश की महिलाओं को, और उसमें सवर्ण महिलाओं को भी बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात नहीं करने देंगे। यह डर है और यह सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। इस साजिश को समझने की जरूरत है कि यह कैसे किया जा रहा है, और सारे लोग लगे हुए हैं। आप सोचो क्या देश बनाया जा रहा है। एक आदमी है, उसका नाम है अनिरुद्धाचार्य। अगर वो 6ठी पास का सर्टिफिकेट दे देगा तो मैं यहीं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अगर सरकारी तौर पर नियुक्ति निकले तो उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं मिलेगी। 8वीं पास है न्यूनतम योग्यता। वो हिंदू धर्म का कथावाचक बना हुआ है और वो बताता है कि बराबरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? दलित कथा नहीं कर सकता, पिछड़ा कथा नहीं कर, कथा छोड़िए, वो बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि गीदड़ के पेट से गीदड़ पैदा होता है, शेर के पेट से शेर पैदा होता है। ऐसे तमाम बाबाओं को जो सरेआम बैठकर धर्म की व्याख्या करते हुए हमारी औरतों को गाली देते हैं, ऐसे बाबाओं की जगह समंदर है। इनको फेंकना पड़ेगा समंदर में। एक और बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहता है मैं हिंदू राष्ट्र के लिए मरा जा रहा हूं। वो भी 5वीं पास है, पता नहीं 5वीं भी पास है कि नहीं। ये सारे कथावाचक बने फिरते हैं और सब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं इसलिए चेतावनी देना चाहता हूं, इन बाबाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जैसे ही ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसी समय संविधान खत्म, हिंदू राष्ट्र की बुनियाद ही संविधान को खत्म करके बनेगी। और संविधान को खत्म करना मतलब बाबा साहब को खत्म करना, मान्यवर काशीराम को खत्म करना फूले पेरियार को। ये हमारा देश एक कोलैप्स की तरह जा रहा है, एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां से लौटना शायद मुश्किल होगा। इसलिए मैं कुछ चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि इसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि पूरी वैचारिकी को किनारे लगाकर, ठिकाने लगाकर जो मूर्ति हमारे सामने देश की रखी जा रही है, उस मूर्ति के आगे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और औरतों की जगह सिर्फ जमीन के नीचे होगी। और यह होगा कैसे? यह होगा तब जब हमारी तरह के लोगों को बोलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा और आपकी तरह के लोगों को सुनने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। और यह कैसे होगा? यह बहुत आसान है। आसान तब है जब आप वैचारिकता को खत्म करते हैं,
जब आप सोच समझ को खत्म करते हैं, जब आप एक व्यक्ति को इस लायक बना देते। आपको पता है आज देश में हालात क्या है? आप बात करिए लोगों से, लोगों को लगता है कि हम जिंदा हैं, यही बड़ी चीज है। काम नहीं है लोगों के पास, एडमिशन नहीं मिल रहा, ऊंची ऊंची डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे नौजवान। और क्यों घूम रहे हैं? इसलिए कि सरकार की नीयत नहीं है कि उनको नॉलेज सिस्टम में और वर्किंग क्लास सिस्टम में डाला जाए, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ में कलम, किताब, कॉपी, सोच आएगी, वो आपके इशारों पर नाचना छोड़ देगा। और इस देश का नौजवान इस देश के सत्ताधारी तबके के इशारे पर नाचना बंद न कर दे, इसलिए एजुकेशन को खत्म करो। मान्यवर कांशीराम क्या कहते थे? वो कहते थे केवल सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, हमको सामाजिक परिवर्तन चाहिए। तो सामाजिक परिवर्तन ना हो, इसकी कोशिश के लिए पूरा सिस्टम झोंक दिया गया है। इस तरीके से व्यवस्था तैयार की जा रही है कि हम सामाजिक परिवर्तन की बात तक करना बंद कर दें। और सामाजिक परिवर्तन की बात करना हम बंद करेंगे कैसे? देखिए, एक बड़ी साफ है। अक्सर लोग बात करते हैं आइडिया ऑफ इंडिया की, भारत के विचार की। तो दिल्ली में मैं अभी एक कार्यक्रम में था जहां आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, और वहां सब लोग कह रहे थे कि जब मैं मंच पे था तो मैंने कहा कि देखिए, और वो कथित तौर पर प्रगतिशील लोग थे, सोच समझ वाले, ऐसा उनका दावा था। मैंने कहा कि, और उनको मैंने पहले चेतावनी दी थी कि देखिए मुझे बोलने के लिए मत बुलाइए, आप बुलाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे। और वही हुआ। बीच में ही उन्होंने कह दिया कि प्लीज कंक्लूड। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो संविधान की नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई आदिवासी नहीं। हमने बोला ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो फिर तो मोहन भागवत कह ही रहे हैं कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया चला दो, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको तो 15-20 करोड़ लोगों ने वोट किया है, हम सबके बदले में सोच लेंगे। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा क्या? इस लोकतंत्र के ढांचे में ये आइडिया ऑफ इंडिया आने वाला है। हमने कहा नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया मत करो, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। आइडिया ऑफ इंडिया आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ताई का अलग हो सकता है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं हो सकता है। एकदम अक्षर सह उसको लागू कर दो, कोई इधर उधर की बात नहीं, संविधान को बस लागू कर दो। तो घबराहट, ये जो जार्गन्स गढ़े जाते हैं ना, उसमें हमको जो झोंकने की कोशिश होती है, उसमें फंसना नहीं है। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को धराशायी किया जा रहा है। और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अच्छी बात इस देश में केवल इतनी हुई है कि बहुत कोशिश करके भी लाठी मार के, गोली मार के, जेल में डाल के ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जब ये कहते हैं ना कि अर्बन नक्सल या आतंकवादी या देशद्रोही, ये मुझे हमेशा लगता था कि ये सब फर्जी चीजें हैं। इनका निशाना ये है ही नहीं। इनका निशाना है बाबा साहब। इनको बाबा साहब को मिटाना है और बुद्ध को खत्म करना है। लेकिन ये डरते हैं। ये इतने भी साहसी नहीं है जो सीधे तौर पर कहें कि हमको संविधान खत्म करना है, बाबा साहब को खत्म करना है और बुद्ध का हम नाम नहीं लेंगे। आज देखिए कि क्या आयरनी है, क्या विरोधाभास है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया वो दिल्ली के अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इससे बड़ा विरोधाभास और इससे बड़ी मजबूरी कुछ नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आपको झक मार के बाबा साहब के पैरों में जाकर गिरना पड़ेगा, और अगर आप नहीं गिरेंगे तो हम आपको गिरने पर मजबूर करेंगे। बात बड़ी साफ है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आएगा? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मंदिर में नहीं रहता, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्जिद में नहीं रहता, गिरजाघर में नहीं रहता, गुरुद्वारे में नहीं रहता।
आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल सिस्टम को। इसलिए इस देश के एजुकेशनल सिस्टम को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है, सस्ती पढ़ाई खत्म करने की तैयारी हो रही है। मैं हर जगह एक ही बात बार बार जरूर बोलता हूं ताकि कम से कम लोगों को एहसास हो कि खतरा कितना बड़ा है। और खतरा इतना बड़ा है, आप सोचिए, ये तो इंजीनियरों का हॉल है ना। मुझे बड़ी हैरानी है कि अब अगले बार जब हो सकता है कि आप इस तरीके का कार्यक्रम रहे तो ये हॉल किसके पास चला जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी है। और तैयारी इसलिए हो रही है कि इस तरीके के कार्यक्रम मंजूर नहीं है किन लोगों को, जो लोग संविधान नहीं चाहते हैं, जो लोग बराबरी नहीं चाहते हैं, जो समता न्याय बंधुत्व नहीं चाहते हैं। आप देखो कि आप एजुकेशन को खत्म कर दो, स्कूल को खत्म कर दो, कॉलेज को खत्म कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म है, कौन बात करेगा? कहां से बात आएगी? जो समाज बनाया जा रहा है और जो विचार हमारे सामने रखा जा रहा है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य और रामभद्राचार्य जैसे लोग बैठकर कह रहे हैं कि हम देश को नई दिशा देना चाहते हैं, तो यही दिशा मिलेगी। खतरा कितना बड़ा इसको ऐसे समझिए कि पिछले 10 साल में कम से कम 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं इस देश में। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उन स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? किस तबके के बच्चे पढ़ते हैं? उनके माता पिता क्या करते हैं? क्या वो एजुकेशन को खरीद सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जिस किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में, और यूनिवर्सिटी भी, कॉलेज भी, सब जोड़िए, जहां भी सस्ती पढ़ाई होती है, जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हैं, उन तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है। आपने 90,000 स्कूल बंद कर दिए। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा कि यहां आतंकवादी पढ़ते हैं। आपने जेएनयू को कहा कि यहां देशद्रोही पढ़ते हैं। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को कहा कि यहां तो मदरसे वाले पढ़ते हैं। आज वही जामिया मिलिया इस्लामिया भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी है, और यह टाइम्स रैंकिंग ने बताया है। तो अगर जो मॉडल सरकार पेश कर रही है, अभी मंजूरी दी है ना सरकार ने कि विदेशी जो यूनिवर्सिटीज है वो भारत में अपने कैंपस खोल सकती है, वहां कौन लोग पढ़ेंगे? और अभी भी जो भारत में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां कौन लोग पढ़ते हैं? किस तबके की बात करते हैं? कहां के बच्चे पढ़ते हैं? इसका सर्वे होना चाहिए। एक छोटा सा डेटा है, और वो डेटा, हाँ, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था कि देखिए कि इस देश में 2265 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2265, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है 6,611। यह सरकार का आंकड़ा है। कहां 2000, कहां 6000। इसी तरीके से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं 59,000 बच्चे, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं 60,000 बच्चे। मतलब इस देश को इस तरह से बनाया जा रहा है कि केवल अमीर लोग पढ़ेंगे, केवल अमीर लोग नौकरी करेंगे, केवल अमीर लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठेंगे और वही राज करेंगे। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को न स्कूल जाने दो, न कॉलेज जाने दो, न हायर एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने दो। आप जिंदगी भर उनसे जूठे बर्तन धुलवा सकते हैं, उनसे फोकट में हजामत करवा सकते हैं, मालिश और बेगार करा सकते हैं। इसलिए इस देश को फिर से मनु की व्यवस्था पर ले जाए जाने की तैयारी हो रही है। इसलिए इस देश में इतने सारे बाबाओं की फौज उतारी गई है। इसलिए इस देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको मनु की व्यवस्था चाहिए। इसलिए इस देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस को जूते मारेंगे और सड़क पर घसीटेंगे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस देश के एजुकेशनल सिस्टम को, इस देश के हायर एजुकेशन को, इस देश के स्कूलों पर जो ताला लगाने की तैयारी चल रही है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी करनी चाहिए। हमको यह मांग करनी चाहिए कि इस देश में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी फीस सरकारी इंस्टीट्यूशंस के बराबर करनी पड़ेगी, और नहीं तो इस देश की सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी कि दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बेटियों की फीस सरकार भरेगी।
सरकार भरेगी, और अगर सरकार नहीं भरेगी तो ऐसे तमाम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फाटक तोड़ दिए जाने चाहिए। हमको यह मांग करनी पड़ेगी, आज नहीं करनी पड़ेगी तो कल करनी पड़ेगी। मैं इसलिए चेतावनी देना चाहता हूं कि हमने तो आधी जिंदगी जी ली है, यह हमारे बच्चों का सवाल है। हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बाबा साहब ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी थी, उनका जीवन बहुत बेहतर हो सकता था। मान्यवर काशीराम ने अपनी जिंदगी तो पता नहीं कैसी बना ली थी, इसलिए कि समाज एक सही रास्ते पर चल सके, एक सामाजिक बदलाव का रास्ता देख सके। इसलिए यह हम पर जिम्मेदारी है, अगर हम बाबा साहब नहीं हो सकते हैं, अगर हम मान्यवर नहीं हो सकते हैं, अगर हम फूले पेरियार नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम उनके रास्तों पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। और वो कोशिश यही है कि हम अपने संस्थानों को बचाएं। और जब मैं संस्थान कह रहा हूं, इस पर मैं आगे और चर्चा करूंगा, हमको हर तरह के संस्थान से बाहर किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी 90,000 स्कूल बंद कर दिए। उस चित्रकूट में एक तुलसी पीठ है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चित्रकूट, वहां एक तुलसी पीठ है, वहां का एक बाबा है, उसका नाम है रामभद्राचार्य, उसको भी ज्ञानपीठ मिला है। उस आदमी की सबसे बड़ी योग्यता जानते हैं क्या है? दिखाई नहीं देता उनको, लेकिन आंख से ज्यादा मुझे लगता है कि दिमाग से उनको दिखाई नहीं पड़ता। आंख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग से अगर आप दृष्टिहीन हो जाएं तो फिर दिक्कत है। जहां वो तुलसी पीठ चलता है, जहां लाखों करोड़ रुपए का चंदा जाता है, उसी चित्रकूट में एक स्कूल है जहां पिछले 2 साल से एक भी टीचर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट तलब की है। जिस उत्तर प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए एक मंदिर बनाने के लिए खड़ा हो जाता है, उस उत्तर प्रदेश में स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है। एक एक टीचर पर स्कूल चल रहे हैं, तो उस स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते होंगे? जरा अंदाजा लगाकर देख लीजिए, किस तबके के बच्चे पढ़ते होंगे। और वो बच्चे नहीं पढ़े, इसके पीछे किसका फायदा है? किसको फायदा मिलेगा? अगर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे, तो किसका फायदा होने वाला है? उनका, जो इस देश को लाठी और गोली के दम पर चलाना चाहते हैं। वो हमारे बच्चों के हाथों में लाठी और बल्लम थमाना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो कलम छोड़ दें। अब मसला यह है कि यूडीआईएससी की एक रिपोर्ट है कि 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं देश में। सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। एक सिस्टम है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, भारत सरकार की। तो यूडीआईएससी प्लस की अपनी रिपोर्ट है कि 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं पूरे भारत में जहां सिर्फ एक टीचर है। तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो मंदिर बनाने पर है, पूजा पाठ कराने पर है, हमको प्रवचन में खींचने पर है, और स्कूलों में टीचर नहीं है। स्कूल बंद, जो स्कूल है वहां टीचर मत भेजो। दलित पिछड़ा पढ़ेगा कहां से? आदिवासी जाएगा कहां? वो झक मारकर आपके जूठे बर्तन धोएगा, वो आपकी गाड़ी चलाएगा, वो दरबानी करेगा, और आप उसको अपने तरीके से हाँक सकते हो। लेकिन खतरा केवल इतना नहीं है। यह तो हुई प्राइमरी एजुकेशन की बात, और मैं इसलिए एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि आपने मान्यवर साहब की एक तस्वीर देखी होगी, और वो तस्वीर जिसमें वो ऐसे पकड़े हुए हैं कलम, और वो कहते हैं कि ये हम हैं और ये राज करने वाले हैं। तो हमको ये पूरा हिस्सा चाहिए। मैं हमेशा सोचता हूं जब उस तस्वीर को देखता हूं कि मान्यवर साहब ने कलम से ही उदाहरण क्यों दिया? किसी और चीज से दे सकते थे, कागज पकड़ सकते थे, लकड़ी पकड़ सकते थे, कुछ भी कर, उंगली दिखा सकते थे। नहीं, यह प्रतीक था। कलम मतलब शिक्षा, कि शिक्षा को मत छोड़ना। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
और जिस दिन, अभी 3-4 महीने पहले मैं औरंगाबाद गया था और वहां मैं मिलिंद कॉलेज गया, बाबा साहब ने बनाया था, और मुझे हैरानी हुई। वहां मिलिंद कॉलेज में एक लाइब्रेरी है जहां बाबा साहब की पढ़ी हुई किताबें रखी हुई हैं, मतलब उन्होंने जहां पढ़कर छोड़ दिया होगा वो किताब बहुत संजो कर उन्होंने रखी है। वो देखने का मुझे मौका मिला। मुझे लगा कि एक आदमी कितना विजनरी रहा होगा जिसने आज से लगभग 80-90 साल पहले सोचा कि एक कॉलेज 300 एकड़ में खुलेगा और पूरे मराठवाड़ा में वहां फिशरी का डिपार्टमेंट, मतलब बाबा साहब ने एक कॉलेज खोला था मिलिंद कॉलेज, अब मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस है, मिलिंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, मिलिंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, मिलिंद कॉलेज ऑफ लॉ, और इसके बावजूद वहां कम से कम 200 एकड़ जमीन खाली है। वहां के लोगों ने बताया कि साहब 40-50 एकड़ जमीन तो कब्जा हो गई। तो क्यों खोला कॉलेज बाबा साहब ने? तब जब वहां कुछ भी नहीं था। बाबा साहब के बारे में एक किस्सा जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि क्या व्यक्ति रहा होगा। जब वो खाना खाने, कोई उनको खाने पर बुलाता था, आप बोल तो नहीं हो रहे हैं, जब उनको कोई खाने पर बुलाता था तो बाबा साहब किसी के घर नहीं जाते थे खाना खाने, बहुत कम, और रेस्टोरेंट वगैरह में तो, क्योंकि उनके पास भीड़ लगी रहती थी ऐसे लोगों की जो खाने पर उनको ले जाना चाहते थे। तो बाबा साहब कहते थे कि नहीं, तुम खिलाना ही चाहते हो तो तुम पैक करा कर ले आओ, जितनी देर में मैं जाऊंगा, इंतजार करूंगा, आऊंगा, उसमें मेरा बहुत सारा समय और मेरी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी, उतनी देर में मैं कुछ पढ़ सकता हूं या लिख सकता हूं, तो मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो यही ले आओ, मैं खा लूंगा तुम्हारा। तो ये इसलिए किस्सा सुनाया कि आप समझें कि जिन्होंने इस देश का वैचारिक ढांचा बनाया, उनकी सोच क्या थी, वो कहां ले जाना चाहते थे देश को। वो हमको स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में देखना चाहते थे, और इसलिए हमको उन्हीं स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से बाहर करने की तैयारी हो रही है। आप देखिए कि एक भारत सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है HEFA, हेफा कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। कैनरा बैंक के साथ मिलकर हेफा चलाता है। हेफा क्या करता है? हेफा बनाता, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका नियम तय किया गया है, वो उसमें लिखा हुआ है कि प्रयोगशालाओं, भवनों, पुस्तकालयों और सेंटर फॉर एक्सेलेंस के निर्माण के लिए सरकारी अनुदान के स्थान पर लंबी अवधि के ऋण प्रदान करता है। इसमें मूलधन का भुगतान संस्थान के आंतरिक संसाधनों जैसे फीस, रिसर्च प्रोजेक्ट और दूसरे जरियों से करना होगा। सिर्फ ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। मतलब सरकार ने यह तय कर दिया है कि इस देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब उसको चलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप पैसा भरो और पढ़ाई करो। यह केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है, जितने सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी प्राइवेट करने की तैयारी है, और यह उसका एक चरण है। उसी हेफा में यह लिखा हुआ है कि हेफा का दायरा अब उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संस्थानों जैसे एम्स, PGI और RML तक करने की योजना है। भूल जाइए कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी अब डॉक्टर हो जाएगा। 2-4 साल, 5 साल की बात है, नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि आप देखिए कि जो एम्स में, जो बच्चे एम्स में रिजर्वेशन फॉलो होता है, क्यों खत्म करना है इन यूनिवर्सिटीज को? इस साजिश को समझिए। इसलिए खत्म करना है क्योंकि ये आरक्षण का पालन करते हैं, करना पड़ता है, इनको संवैधानिक तौर पर करना पड़ता है। तो एम्स की जो MBBS की फीस है
वो है 12,353 रुपए सालाना। देश का जो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान है उसमें एक बच्चा 12,000 रुपए में सालाना खर्च करके पढ़ाई कर सकता, और इसमें भी स्कॉलरशिप है दलितों पिछड़ों के लिए। मतलब आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो। इसी तरीके से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 12,300 रुपए फीस है। लेकिन इसी देश में रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, SRMC, वहां MBBS की फीस 2 करोड़ रुपए है। कितने दलित हैं इस देश में, कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं जो 2 करोड़ रुपए देकर अपने बच्चे का MBBS में दाखिला करा सकते हैं। मणिपाल इंस्टीट्यूशन, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज 1.5 करोड़ रुपए फीस है। बाकी छोड़िए, MIT, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, यहां अगर आप BA करने जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए कम से कम फीस भरनी पड़ेगी 1 साल की। मतलब अगर जो 4 भाई बहन है तो उसकी तो सालाना फीस हो जाएगी 20 लाख रुपए। तो कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा? तो आप पढ़ोगे नहीं, स्कूल में आपको पढ़ने नहीं दिया, कॉलेज आपको आप स्कूल जब पास नहीं करेंगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच भी गए किसी तरीके से तो फीस नहीं भर पाएंगे, तो आप डिग्री नहीं ले पाएंगे। अब आइए नौकरी पर। नौकरी की हालत यह है कि इस देश में यह सरकारी आंकड़ा है, संसद में बताया सरकार ने कि केवल केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं वो 9,79,000 खाली है। भारत सरकार की नौकरी अलग अलग मंत्रालयों में और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में, ग्रुप ए में 19,000, ग्रुप बी में 89,000 और ग्रुप सी में 5,74,000। इन नौकरियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? इस साजिश को समझने की जरूरत है। इन नौकरियों को इसलिए नहीं भरा जा रहा है, इसलिए नहीं भरा जा रहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार तो बिहार में देखिए 10,000 रुपए बांट रही है मुफ्त में, आपके यहां लाड़की बहन योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, गरीब दलित पिछड़े आदिवासी पढ़ ही जाएंगे तो इसमें क्या दिक्कत होगी? लेकिन नहीं पढ़ाना है, नौकरी नहीं करने देनी है। क्यों नहीं करने देनी है? कि अगर आप यहां वैकेंसी निकालोगे तो रिजर्वेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर 10 लाख नौकरी देनी है तो 5 लाख दलित पिछड़े आदिवासी आपको लाने पड़ेंगे। तो दलित पिछड़े आदिवासी सरकारी विभागों में ना आ जाए तो इसलिए उनको स्कूल मत जाने दो, किसी तरीके से स्कूल हो गए तो उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी मत जाने दो, और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हो जाए तो वैकेंसी मत निकालो। तो दलित पिछड़ा आदिवासी तो ऐसे ही मर जाएगा। वो करेगा क्या? कहां जाएगा? उसके पास कल्चरल कैपिटल नहीं है। भाई इस देश में 6ठी पास लोगों के हिंदू धर्म के बाबा हो जाने का जो विशेषाधिकार है वो केवल एक जाति के पास है। हम लोग नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है। और सुनिए, कमाल की चीज है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है पूरी दुनिया में, आप देख लीजिएगा गूगल करके, पूरी दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको एक ही जाति के लोग पढ़ते हैं, एक ही जाति के लोग पढ़ाते हैं और एक ही जाति के लोग नौकरी करते हैं। पूरी दुनिया में इस देश में 18 संस्कृत यूनिवर्सिटी है। 18 यूनिवर्सिटी। आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा होगा जो संस्कृत में बात करता हो, भले वो संस्कृत में PhD हो। 2 संस्कृत में PhD के लोग भी आपस में संस्कृत में बात नहीं करते। जो मैं BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अब तो JNU में भी पढ़ाई होती है, देखा है मैंने उनको कहा कि अरे आपस में तो संस्कृत में बात किया करो। तो बोला यार संस्कृत में कैसे बात होगी? हम लोग अरे मतलब वो हम लोग बोले, वो हम लोगों से कहते हैं कि तुम लोग। कमाल की बात यह है कि इन यूनिवर्सिटीज में पता कोर्स क्या चलता है? ज्योतिष। ज्योतिष में आप MA कर सकते हो, आपका हाथ देखने का बाकायदा पढ़ाई होती है, UGC से मान्यता प्राप्त। कर्मकांड, वास्तुशास्त्र, दरवाजा इधर खोलोगे कि इधर खोलोगे, इसकी पढ़ाई वो पढ़ाते हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि खिड़की इधर खोलो कि खिड़की इधर खोलो। अरे जिधर से रोशनी आती है उधर खोल दो, इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है?
लेकिन इसमें भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं बताता हूं, वो कहते हैं हमसे पूछो। मतलब आप इसकी साजिश को समझिए। वो ये भी अधिकार हमको नहीं देना चाहते थे कि हम ये सोच सकें कि रोशनी किधर से आती है, हवा किधर से आती है, बारिश किधर से होगी तो हमारा घर बचा रहेगा। इसको उन्होंने कहा यह वास्तुशास्त्र है और यह केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था इस देश में है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और उन नाराजगी से बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक संस्थान है, उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। बनारस में एक संस्थान है, उसका नाम है नागरिकता में आए। तब उन्होंने देखा कि ये तो हमको कार्यक्रम भी नहीं करने देते, अपनी जगह भी नहीं देते, हमारे यहां आकर खाना बनाने को तैयार नहीं है, हमको अपना चाहिए, हम अपना करेंगे। करुणानिधि ने, और इसलिए मैं संस्थान की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं, हमारे हॉल अपने होने चाहिए, हमारे रुकने का अपना इंतजाम होना चाहिए, हमारा मीडिया होना चाहिए। आज उनका टेलीविजन चैनल तमिलनाडु का सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो राज्य को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 80% से ज्यादा, ये 80-20 की लड़ाई है ना, मुझे तो लगता है कि ये 90-10 की लड़ाई है। और जो इसीलिए अभी तक कास्ट सेंसस को टाला जा रहा है। मतलब इस देश में मुर्गी गिनी जाती है, बैल गिना जाता है, घोड़ा, गधा, हाथी सब गिन लेते हो, आदमी की जाति गिनने में दिक्कत हो रही है। इससे तुम्हारा पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। ये इसलिए नहीं गिना गया ताकि ये पता चल जाएगा कि ये जो 50% का आरक्षण देकर ये धोखाधड़ी जो अभी तक हुई है, ये धोखाधड़ी नामंजूर कर देंगे लोग, और अगले ही दिन कह दिया जाएगा कि इसको 75% से कम पर तो हम स्वीकार करेंगे नहीं। और तब देश का जो इकोसिस्टम है, ये जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को जूता मारना चाहिए, ये इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। मैं इसलिए मीडिया की बात कर रहा हूं कि आप देखो कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, आप रिपोर्टर्स की जातियां देखो, आप उनका नाम से, उनके नाम से समझ जाएंगे कि किस जाति का रिपोर्टर है। एक मुझे गुस्सा आया, एक महिला बोझा लेकर जा रही है सिर पर उठाकर घास काट के, उससे एक रिपोर्टर पूछती है कि अच्छा चारा लेकर जा रही हो, कौन खाएगा, किस जाति की हो, किसको वोट करोगे। कोई झाड़ू लगा रही है महिला सड़क पे, उससे पूछा जा रहा है कि किस जाति को। तुम्हारी हिम्मत है जाकर ब्राह्मणों के मोहल्ले में पूछ लो किस जाति के हो, मुंह तोड़ देंगे लोग। यह नैरेटिव बनाया जाता है, यह बताया जाता है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछने और जानने का अधिकार। मैं नवीन कुमार हूं, मैं अपने नाम में टाइटल नहीं लगाता। कई दफा ऐसा हुआ कि जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मुझसे लोग पूछते थे अच्छा सीवी में नवीन कुमार, तो उनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन ये भी नहीं पूछ सकते थे कि किस जाति के हो, तो कहते थे फादर्स नेम, तो मैं कहता था मिथिलेश कुमार। अच्छा, फिर वो कंफ्यूज हो जाता, दादा का नाम, तो हमने कहा शिवबरण। वो परेशान हो जाते थे। फिर वो अलग अलग तरीके, फिर जब मैं टेलीविजन में आया तो मैं बहुत अच्छी, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखता था, कॉपी लिखता था, मेरी आवाज़ टेलीविजन की बहुत मतलब पहचानी हुई आवाज़ बन गई। तो आप ज्ञान, मैं एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं, तो उनको लगता था कि ब्राह्मण के अलावा कोई अच्छा नहीं लिख सकता। तो वहां एक चलता था मेटल, कि मेटल है, अच्छा मेरी समझ में नहीं आता था। तो मेटल का मतलब मैं समझता था ठोस धातु, तब लोहा मेटल है, तांबा पीतल मेटल है। तो मुझे बताया जाने लगा कि मेटल की एक मीटिंग होती है ऑफिस के बाहर। मुझे बुलाया जाने लगा कि भाई आप उस मीटिंग में आया कीजिए। तो जब वो लोग और वो बार बार मेटल कहते थे कि मेटल ऐसा चाहिए, वो लड़की मेटल है, हमने इतने सारे मेटल कहाँ से आ गए। तो मैं समझने की कोशिश करने लगा कि ये मेटल का मतलब क्या है। फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि यार ये मेटल वाली मीटिंग में मुझे बुलाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बोला रे पागल हो क्या,
मिटल का मतलब होता है ब्राह्मण गिरोह। तो इस दफ्तर में जितने ब्राह्मण हैं उनका भी एक घेटो है जिनकी मीटिंग दफ्तर के बाहर होती। मैंने अच्छा। उसके बाद मैं ऑब्जर्व करने लगा कि ये लोग क्या बात करते हैं। तो अगर कोई सीनियर आदमी है, कोई अच्छा आदमी है, और अगर वो दलित पिछड़े आदिवासी समुदाय से आता है, आदिवासी तो खैर है ही नहीं, दलित भी ना के बराबर है, ओबीसी समुदाय से भी कोई आता है, उसने कोई छोटी सी भी गलती कर दी, उसको बहुत बड़ा बनाकर दिखाना। और अगर ब्राह्मणों ने या सवर्ण कास्ट ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी तो अरे नहीं 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 नहीं, ये टेक्निकल एरर है। तो एक दिन जब ये गर्मा गर्म बहस चल रही थी तो उसमें कई एंकर्स भी थे। तो मैंने कहा सुनो भाई, अब मामला ऐसा है कि मैं मेटल नहीं हूं। तो बोला क्या बात कर रहे हो? हमने बोला मैं मिट्टी हूं। तो बोला मतलब? हमने बोला देखो तुम लोगों के साथ धोखा हो गया है। अब मैं हूं मिट्टी, अब तुम हो मेटल। अब ये जो रिश्ता है ना, अब अभी तक तो बाहर था, अब ये न्यूज रूम में दिखाई देगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, मतलब मैंने उनकी दौलत लूट ली, उनका पर्दाफाश हो गया। कुछ दिनों तक वो शांत रहे। उसके बाद उनमें से कुछ लोग मुझे तंग करने लगे। अगर मैं 5 मिनट लेट से आऊं तो मेल कर दें, मतलब इस तरीके की चीजें जो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। कैसे कैसे हो सकता है? लेकिन वो इस आधार पर, मेरे काम के आधार पर वो उंगली नहीं उठा सकते थे। फिर मैंने जो मेटल का सरदार था, मैंने एक दिन उसको पकड़ा। वो एंकर था। तो मैंने बोला कि मेटल, आज मिट्टी दिखाई देगी बुलेटिन में। तो जो मैं एंकर लिंक लिखता था वो पढ़ता था। मैंने उस दिन ऐसी क्लिष्ट हिंदी लिखी कि वो इतना अटका कि जब वो बुलेटिन खत्म हुआ तो बाहर निकला गालियां बकता हुआ। किसने लिखा था? हमने बोला मिट्टी ने। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो पढ़ लेते। अगर हम लिख सकते हैं तो तुम पढ़ भी सकते हो। मतलब हम तो लिख सकते हैं, तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, और तुम बनते फिरोगे मेटल। ये है जातिवाद। ये ऐसे इनहेरेंट तरीके से काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ जब आज तक से मुझे निकाला गया, और कमाल की बात है, जब मुझे निकाला गया आज तक से, उसके 2 महीने पहले उन्हीं आज तक वालों ने मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया था। तो मैंने बोला यार अवार्ड ना देते, निकालना था तो। अब तुम ही कह रहे हो कि हमारा सबसे अच्छा आदमी है, फिर तुम ये कह रहे हो कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो एक चीज तय कर लो, मैंने शायद, मुझे लगता है कि मीडिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा, मैंने 14,000 शब्दों का इस्तीफा लिखा। और उसमें ने बाबा साहब, पेरियार, फुले, थॉमस जेफरसन, नेहरू, सबको कोट किया। और हमने कहा कि कैसे आपने एक पिछड़े समुदाय से आने वाले व्यक्ति की लिंचिंग की है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल मेरे साथ हुआ, ये सबके साथ ही होगा। यह अतीत में हो चुका है। ये नहीं देखना चाहते आपको उन कुर्सियों पर जहां से आपकी वैचारिकता समाज को प्रभावित करने लगती है। उनको आपके नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं। आप सवेरे झोला लेकर आइए, दोपहर में टिफिन खाइए, शाम को घर चले जाइए, वहां से उतने तक से दिक्कत नहीं है। लेकिन आप घर से निकलकर इस तरह के आयोजन में पहुंच गए तो दिक्कत शुरू हो जाती है। आपकी वैचारिक स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। आपको संविधान, शिक्षा, समता, न्याय, बंधुत्व की मांग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करेंगे तो समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको संस्थान खड़े करने पड़ेंगे। और यह भूल हुई है। आज अगर खुलेआम इस देश में 21वीं सदी के 25वें बरस में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मुंह में पेशाब किया जा रहा है, उनको पैर धोकर पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है, तो सिर्फ इस वजह से कि हमने संस्थानों की अहमियत नहीं समझी। और किसी की बात क्या करनी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, गोड्डा झारखंड से चुनकर आते हैं।
शायद 18 की बात है, एक उन्होंने पुलिया बनाई और पुलिया बनाने के बाद एक पिछड़े समुदाय के व्यक्ति ने उनका पैर धोया और पैर धोकर पी गया थाली में। और इस वीडियो को निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि मुझे गर्व है कि मेरा कार्यकर्ता इतना प्रतिबद्ध है। वो पिछड़ी जाति का था। मतलब जिस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म से नजरें झुक जानी चाहिए, वही इस घटना को रोक लेना चाहिए था। वहां माइक पर कहना चाहिए था कि इस तरह की घटना दोबारा होनी नहीं चाहिए। वो आदमी ऐलानिया तौर पर कहता है कि देखो, अच्छा एक लाइन और लिखी निशिकांत दुबे ने कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि किसी दिन अपने कार्य, शायद उनका नाम पवन शाह था, कि पवन शाह के पैर धोकर पियो। किसने रोका आपको? आप भी पी ले। वही बोलते कि पानी मंगाओ, मैं भी पीऊंगा। ये जानते हैं कि इस देश में सिर पर पेशाब करने, मुंह में पेशाब करने, पैर धुलकर पिलाने का जो सिस्टम है, ये केवल दलित, पिछड़ों और आदिवासियों पर लागू होता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का पैर धो रहा हो, या पी रहा हो, या माथे पे लगा रहा हो, या उससे नहा रहा हो। और ये इसको संस्कृति के नाम पर हमको थोपना चाहते हैं। एक बड़ा फिलोसफर हुआ था एंटोनियो ग्रामशी। वो हेजिमनी की बात करता था, वर्चस्ववाद। तो कल्चरल हेजिमनी, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद, ये क्या है? सांस्कृतिक वर्चस्ववाद जो है वो हर अन्याय को, हर शोषण को संस्कृति की तरह आप पर थोपने की परंपरा है। यह कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। वो कभी नहीं कहते कि बराबरी हमारी संस्कृति, क्योंकि आपकी संस्कृति है ही नहीं। आपकी संस्कृति शोषण है और उस शोषण को आप संस्कृति कहते हो। है एक ही चीज। बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी शोषण की व्यवस्था को संस्कृति नहीं मानेंगे, इसको शोषण बोलेंगे। वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि महिलाओं को शादी का अधिकार मिलना चाहिए, तलाक का अधिकार मिलना चाहिए, उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उनको मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए। आखिर वो सब लागू हुआ, लेकिन इसके लिए बाबा साहब को कुर्बानी देनी पड़ी। और कुर्बानी लेने वाले कौन थे? जब हिंदू कोड बिल आया, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं इसलिए कि जो लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर सबसे लंबी माला पहना रहे हैं, उन लोगों ने, उनके पुरखों ने बाबा साहब को सबसे ज्यादा धोखा दिया है। इसी संसद मार्ग पर दिल्ली में बाबा साहब का पुतला फूंका था हिंदू महासभा के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने। यह डॉक्यूमेंट में है। मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, इसलिए कि एक आदमी कैसे यह बात कर सकता है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। समाज टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, हमारी व्यवस्था टूट जाएगी। एक औरत कैसे शादी और तलाक का अधिकार मांग सकती है? नहीं होना चाहिए। ये हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ है। आज वही लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम तुम्हारे माथे पर पेशाब कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं और मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर रोक नहीं सकते हो, अगर इस पर शर्मिंदा नहीं हो, तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सिर पर पेशाब करने को, अपना पानी पिलाने को, उनके मुंह में गंदा पानी डालने को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दो। है हिम्मत तो करो। अब बताओ कि इसके बिना हमारा हिंदू धर्म नहीं चल सकता है, और नहीं तो इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन इस देश की सरकार रोक लगाने की गारंटी नहीं दे रही है। और सरकार ही नहीं, वो समाज भी नहीं जो 10% लोगों का सिस्टम बनाकर रखना चाहता है। वो 10% लोग 90% लोगों को अपने तरीके से हाँकते रह सके। इसलिए ये दरअसल आप समझिए, ये व्यक्तिगत अपमान नहीं है। माथे पर पेशाब कर देना या चीफ जस्टिस पर जूता उछाल देना, यह व्यक्तिगत अपमान नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं और बार बार जताना चाहते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। यह सामूहिक मैसेज है। वरना एक सड़क छाप गुंडा कैसे कहता है कि चीफ जस्टिस के मुंह पर पेशाब कर देना चाहिए और इसकी सजा क्या ही हो जाएगी? वो बताना चाहता है कि एक दलित
चीफ जस्टिस हो जाए या दिहाड़ी मजदूर हो, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों को एक तरह से देखते हैं। उनका समता मूलक समाज अलग है, हमारा समता मूलक समाज अलग है। तो हमको तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा समता मूलक समाज चाहते हैं, और इसीलिए संस्थानों की अहमियत बड़ी हो जाती है। आप बताओ, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये जो नागरिक प्रचारणी सभा की बात मैंने की, ये कहते हैं ये लोकतंत्र है। मतलब इस देश में जितने सवर्ण नेता हैं वो तो सबके नेता हैं, और हमारे बाबा साहब जो हैं वो दलित आइकॉन है। मान्यवर काशीराम जो है वो दलित लीडर है, लालू यादव दलित लीडर है, हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन ये आदिवासी लीडर, ये सबके नेता नहीं है। मतलब ये मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, चीफ जस्टिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनके आप अगर आप में से कुछ लोग लिटरेचर पढ़ते हो तो एक नई बड़ी पार्टी, ये दलित साहित्यकार है, ये दलित लेखक है, ये दलित कवि हैं। अरे हम कवि हैं, हम साहित्यकार हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। और क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो? क्योंकि आप हमको राजपाट में हिस्सा नहीं देना चाहते। जिस क्षण आप हमारे ऊपर से दलित की जगह सर्वमान्य होने की बात करने लगेंगे, आप टैग हटा लेंगे, उस दिन आपको हमको अपना नेता मानना पड़ेगा। तो 10%, 15% लोग वो कहते हैं कि 85% लोगों की जो लीडरशिप है वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो आदिवासी है, और 10% लोगों की भी जिनके पास नुमाइंदगी नहीं है वो कहते हैं हम देश के नेता हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कितना विरोधाभासी है। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे पास संस्थान नहीं है, हमारे पास अपना मीडिया नहीं है। कौन मीडिया छापेगा? आप बताओ। आज इस हॉल में कम से कम 400 लोग बैठे हुए हैं, इसकी खबर कल कहां छपेगी? क्यों नहीं छपेगी? मीडिया नहीं है हमारे पास, और मीडिया जो है उस मीडिया में हमारे लोग नहीं है। तो हमारे पास मीडिया क्यों नहीं है? और मैं कुछ चीजें देखिए बुरी लग सकती है, लेकिन जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उसका उपाय भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे नेताओं के पास मौका नहीं था। अगर करुणानिधि को लगा कि हमारा मीडिया होना चाहिए, हमारी बात कौन करेगा, तो हमारे लीडरान को भी लगना चाहिए था कि हमारा मीडिया होना चाहिए, लेकिन नहीं बना। आप सोचो कि मूक नायक आज से लगभग 100 साल पहले निकला। 100 साल पहले आखिरी जो उसकी कॉपी निकली, आप जानते हैं कितनी कॉपी निकली थी? 600, सिर्फ 600। और बाबा साहब ने कहा इसको नहीं चला सकते, हमारे लोगों को पढ़ना लिखना पड़ेगा। और अभी 4-5 साल पहले 5 जन्य एक पत्रिका है जिसका अंग्रेजी तर्जुमा ऑर्गेनाइजर है, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उन्होंने हीरक जयंती मनाया, 75 साल हुए उसके। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, उन्होंने अपना मीडिया जिस किसी भी स्तर पर खड़ा किया। वो ग्वालियर से एक अखबार निकलता है स्वदेश, अच्छा हाँ, ग्वालियर से याद आया, वहां एक आदमी है अनिल मिश्रा, आपने सुना होगा कहीं वीडियो वगैरह में। उसका आजकल इकलौता एजेंडा है बाबा साहब को गाली बकना। वो ये कहता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। वो कोई बीएन राव का नाम लेता है, वो कहता है मानते नहीं। इतना ही नहीं, इस आदमी की हिम्मत देखो, वो कहता है कि बाबा साहब देशद्रोही थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई। और यह बात उस आदमी को क्रिमिनल नहीं कहा जा रहा, उसको हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना मीडिया नहीं है, इसलिए मीडिया जरूरत है। और हमारे लोगों के पास मौका था, हमारे लोगों ने बरसों बरस सत्ता सुख भोगा है, लेकिन जैसे ही उनके पास सत्ता आई,
तात्कालिक फायदे के लिए वो नहीं देख पाए कि अगले 50 साल का हमारा गोल क्या होना चाहिए, अगले 100 साल का हमारा गोल क्या होना चाहिए, अगले 200 साल का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैं इस मंच से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना मीडिया खड़ा करो, अपने संस्थान बनाओ, अपने स्कूल, कॉलेज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनाओ। अगर इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी तय कर ले और सिर्फ 1-1 रुपए का चंदा खड़ा करें तो कल सवेरे इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान शुरू किया जा सकता है। सिर्फ 1 रुपए। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में नहीं है। और न केवल हम अपना मीडिया नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि उनकी मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। हम उनके उपभोक्ता हैं। आप नहीं जानते हैं कि जब हमारा ही बच्चा, आपके घरों का बच्चा सवेरे उठकर अखबार में पढ़ता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था, तो उसके दिमाग में एक शक आता है, अखबार में छपा हुआ है, पता नहीं बनाया था कि नहीं बनाया था। उसको फिर स्कूल में भी वही पढ़ाया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर। फिर कॉलेज में भी वही पढ़ रहा है। एक नया, आप लोग अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम से वाकिफ होंगे, जो यूनिवर्सिटीज के भीतर चल रहा है, चूंकि मैं जान रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, वहां एक सिस्टम, आजकल लगातार सेमिनार हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और यूजीसी उसके लिए पैसा दे रही है और इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। उसको पता है क्या कहते हैं? उसका नाम दिया गया है ज्ञान की भारतीय परंपरा। इस विषय पर ज्ञान की भारतीय परंपरा में ये अंबेडकर का नाम नहीं लेते, ये काशीराम का नाम नहीं लेते, ये फुले पेरियार का नाम नहीं लेते, ये जो है किसी भी बहुजन आइकॉन का नाम नहीं लेते, शहीद जगदेव का नाम नहीं लेते। मैं शहीद जगदेव का जिक्र इसलिए खास तौर पर करना चाहता हूं कि बिहार के कुर्था में एक लीडर थे, जगदेव बाबू। जब उन्होंने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जल जंगल और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो हंगामा हुआ। और जब हंगामा हुआ तो चूंकि सरकारी सिस्टम में वही लोग बैठे थे, पुलिस और व्यवस्था में वही लोग बैठे थे, तो क्या किया कि शहीद जगदेव मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुर्था के चौराहे पर जब वो भाषण दे रहे थे, उनके सिर में गोली मारी पुलिस इंस्पेक्टर ने। और ये मुंह में पेशाब करने वाली जो बात है वो आज की बात नहीं है। शहीद जगदेव को गोली मारने के बाद थानेदार जीप में घसीटता हुआ थाने लाता है और थाने में फिर से उनके मुंह में पेशाब करता है। वो चाहता तो पीठ में गोली मार सकता था, वो चाहता तो छाती में गोली मार सकता था, लेकिन उसने दिमाग में गोली मारी। इसका एक संदेश है, क्योंकि वो इशारा करना चाहता था कि जिस दिन तुम सोचना समझना शुरू करोगे, जिस दिन तुम शिक्षा की बात करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम समता, न्याय और बंधुत्व की बात करना शुरू करोगे, उस दिन हम तुम्हारे भेजे में गोली मारेंगे। एक गाना आया था, आपको याद होगा, गोली मार भेजे पे भेजा शोर करता है। भेजा क्या शोर करता है? भेजा कोई ढोलक है वो शोर करेगा? नहीं, भेजा सोचता है, और सोच की शोर सबसे गंभीर होती है। आपको पता होगा, आप लोगों नागपुर शहर में तो बहुत सारे होंगे, एक बर्गर की बड़ी दुकान है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स की जानते हैं उसके बर्गर की क्या खासियत होती है? मैकडोनल्ड्स की एक यूएसपी है। उसकी यूएसपी ये है कि उसका पाव जो है वो एक साइज का होता है, उसी तरीके से बेक किया जाता है उसको। उसका आलू भी उसी साइज का, एक समान आकार का आलू समान तापमान पर उबाला जाता है, वही मसाले मिलाए जाते हैं, उसी तरीके से उसको बनाया जाता है। उसकी यूएसपी ये है कि आप चाहे नागपुर का बर्गर खा लीजिए या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का बर्गर खा लीजिए, स्वाद एक जैसा आएगा। इस देश के लोगों के दिमाग को बर्गर समझने की कोशिश की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि हम आपकी डाइवर्सिटी से नफरत करते हैं। एक तरह के लोग, एक तरह का खान पान, एक तरह की बोली, एक तरह की वेशभूषा, एक तरह का गाना, एक तरह का तराना और एक ही नेता। लेकिन दिक्कत यह है कि हम डाइवर्सिटी से प्यार करने वाले लोग हैं, हम विविधता से प्यार करने वाले लोग हैं। हमको लगता है कि हर तरह के सोच को सामने आना चाहिए, विचार का मुकाबला विचार से किया जाना चाहिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में
आपने देखा होगा एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं दीपिका झा, एक बार फिर से जिस प्रोफेसर पर थप्पड़ मारा, उनका 30-35 साल का करियर है, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, क्यों थप्पड़ मारा? पिछड़ी जाति के, पिछड़ी जाति के। यह पैटर्न चला है, और यह पैटर्न इसलिए चला है कि किसी भी तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मतलब पिछले जो 75 साल में हमने जो स्वाभिमान से जीना सीखा, बाबा साहब की बदौलत, मान्यवर काशीराम की बदौलत, अपने अलग अलग आइकॉन्स की बदौलत, वो स्वाभिमान रौंदा जा रहा है। एक बार फिर से हमको औकात बताई जा रही है, एक बार फिर से हमको समझाया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और ये है आरएसएस के 100 साल होने पर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा। हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति की व्यवस्था। जाति के आधार पर लोग कपड़े धोएंगे, जाति के आधार पर लोग हजामत बनाएंगे, जाति के आधार पर लोग जूठे बर्तन धोएंगे, जाति के आधार पर चप्पल सिलेंगे। यह जातिवादी व्यवस्था चाहिए। और ये डंके की चोट पर कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। ये नेता भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था को छेड़ोगे तो मुश्किल होगी, समाज में असंतुलन पैदा होगा। समाज में असंतुलन केवल तब पैदा होता है जब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने अधिकार की मांग करना शुरू करते हैं, जब वो शिक्षा की मांग करना शुरू करते हैं, जब वो समानता मांगना शुरू करते हैं, जब वो बंधुत्व मांगना शुरू करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माओं, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आखिर में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो चीज हमको मिली है उसको बचाने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज हमको मिली है, अगर एक किताब कहें तो संविधान, वो एक दिन में नहीं मिला है, उसके लिए सैकड़ों साल का संघर्ष है, कई पीढ़ियां लगी हैं एक आदमी को इस लायक बनाने में कि वो भारत का संविधान लिख सके। ये हम पर है, ये आप पर है, ये उन तमाम लोगों पर है जो हमारी और आपकी आवाजों को सुन रहे हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों के नाम क्या छोड़ते हैं, कौन सा भारत छोड़ेंगे, कितना संविधान छोड़ेंगे, कितनी बराबरी न्याय छोड़ेंगे, कितनी बंधुता छोड़ेंगे। और इसलिए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की जो बात हो रही है, और आधा तो कर दिया गया है, हम लोगों को मिलकर जोरदारी से आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग करनी होगी। क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं नहीं। जो होशियारी की गई है वो ये कि सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण देना नहीं पड़ेगा, और आरक्षण देंगे नहीं तो दलित, पिछड़े, आदिवासी आपके बराबर आएंगे नहीं। अब जरूरत है कि हमको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी। हमको इन्फोसिस में आरक्षण चाहिए, हमको टाटा में आरक्षण चाहिए, हमको विप्रो में आरक्षण चाहिए। और केवल यही नहीं, हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी में आरक्षण चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब, अगर इस देश में 1000 करोड़ का ठेका टेंडर कहीं से निकल रहा है तो यह तय करना पड़ेगा कि 500 करोड़ का ठेका केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी उठा सकते हैं। यह होशियारी नहीं चलेगी कि आप छोटे छोटे कामों में, आप ग्रुप डी के नौकरियों में, या कहीं बहुत माइन्यूट जगहों पर आरक्षण देकर और आप कहें कि बस हो गया ना। इस होशियारी को हम लोगों ने पकड़ लिया है। हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी में आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी। आप आंख उठाकर देखिए कि कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी ठेकेदार हैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, कितने लोग कंपनियां चलाते हैं, कितने लोग बड़े बिजनेस घराने चला रहे हैं। आपको लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए हमको मांग करनी पड़ेगी कि इस होशियारी को छोड़िए और हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी में आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी। और यह करना ही पड़ेगा। आज नहीं करना पड़ेगा तो कल करना पड़ेगा, परसों करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज हम लोगों ने सोची थी, बराबरी, समता, न्याय, बंधुत्व, और जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने पुरखों के, 3 चीजें मैं आखिर में कहना चाहता हूं। एक, हमको अपने संस्थान खड़े करने पड़ेंगे।
इसकी पहल करनी पड़ेगी और इसकी सामुदायिक पहल करनी पड़ेगी और डंके की चोट पर करनी पड़ेगी। हमको शर्म नहीं आनी चाहिए यह कहने में कि हम अम्बेडकरवादी हैं। इसमें अगर किसी को शर्म आती है तो बेहतर है कि वो ऐसा ना कहे, लेकिन ऐसा ना कह के फिर हमारे बीच ना बैठे। तो हमको अपने संस्थान और उस संस्थान में सबसे पहले अपने मीडिया का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। दूसरा, हमको नेतृत्व में वैचारिक लोगों की जरूरत है, वो लोग जो वैचारिक तौर पर हमारी लड़ाई को आगे ले जा सके। एक चीज जो मेरी समझ में आती है कि जिन लोगों ने हाथ उठाकर आरक्षण का विरोध किया और अलग अलग तरीके से वो आरक्षण का विरोध करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग हमारे समुदायों से भी है। तो केवल हमारे समुदाय से होने की वजह से हम उनको ये छूट नहीं दे सकते कि आप हमारा नेतृत्व करें और हम आपकी हां में हां मिलाएं। तो वैचारिक लोगों की राजनीति में जरूरत है, उसकी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और तीसरी, शिक्षा में अपनी भागीदारी को बढ़ाना, शैक्षणिक संस्थान खड़े करना। हमको स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम कैसे, अरे भाई इस देश में वेद विद्यालय चलते हैं, हाँ, सवेरे उठकर मंत्र पढ़ो, ऐसे हवन भभूत करो, वहां शाम को जाकर घंटी लाओ, हजारों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अगर कहेंगे कि नहीं, अब तो ये क्या संभव नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता है? इस देश के 5%, 7% लोग मिलकर अगर वेद विद्यालय चला सकते हैं, तो इस देश के 80% लोग मिलकर अंबेडकर विद्यालय क्यों नहीं चला सकते? हम चलाना नहीं चाहते, लेकिन हमको चलाना पड़ेगा और इसकी पहल करनी पड़ेगी। छोटी सी करेंगे, लेकिन हम मिलकर यह पहल करेंगे और हमको करना चाहिए। और एक और बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि जिस ढांचे के दम पर हमको ये आवाज मिली है, जहां से हमको सोचने, समझने, बोलने का रास्ता मिला, उनके साथ छल, शायद ये बड़ा शब्द है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने छला है और उस छल को हमको भूलना नहीं चाहिए। आज अगर इस देश के चीफ जस्टिस पर जूता उछाला गया है, इस देश के दलितों के माथे पर पेशाब किया गया है और ये श्रृंखला इतनी लंबी है और इस देश की सड़कें जाम नहीं हुई हैं, अगर इस देश के सत्ताधीश आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर का वैचारिक लहू मर गया है। हमारा वैचारिक नेतृत्व करने वाले लोग समझौता परस्त हो चुके हैं। तो हमको नया नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हमको उसकी खोज करनी पड़ेगी। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हो, लेकिन हम सीखेंगे। कोई जरूरी नहीं है। बाबा साहब ने आगरा में जो अपना अंतिम भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक बड़ी भावुक बात कही थी। वो बात ये थी, उन्होंने कहा था कि देखो, बड़ी मुश्किल से मैं इस लड़ाई को यहां तक ला पाया हूं। अगर तुम इस लड़ाई को यहां से आगे नहीं ले जा सकते हो, तो यहां से पीछे लेकर मत जाना। नए लोग आएंगे, वो इसको आगे लेकर जाएंगे, उनके लिए शर्मिंदगी मत छोड़ना। आज वक्त है कि हम उन नए लोगों की शिनाख्त करें। वो कौन लोग होंगे जो बाबा साहब की, मान्यवर काशीराम की, शहीद जगदेव की, फूले पेरियार की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। हमको उनकी तलाश करनी पड़ेगी और हो सकता है कि वो हमारे बीच बैठे हुए हों, वो आसमान से नहीं आएंगे। तो हमारे एजेंडे का, वैचारिक एजेंडे का यह भी हिस्सा होना चाहिए। जो सबसे मोटी बात है वो ये कि बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में इस पर प्रहार गहरे होने वाले हैं, कड़े होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि अगली बार आप मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं जेल में रहूंगा या बाहर रहूंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज सवेरे, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूं, आधी रात को मेरा दरवाजा अगर हवा से भी खड़खड़ाता है तो लगता है पुलिस आई होगी, अब चलना है। और इससे अब लोग, मेरे पिता परेशान हो जाते हैं, तो मेरे पिता कहते हैं कि पकड़ लेंगे क्या तुमको? हम बोले पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे पापा।
तो बोले तुम ऐसे आराम से कैसे बोलते हो? हमने बोला तो क्या करना है, यहां भी जाकर किताब पढ़ रहे हैं, वहां भी किताब पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे तो कुछ नया बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1 साल के लिए इन्होंने मेरा फेसबुक बंद कर दिया। मैंने कहा था इससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि डराने से, फेसबुक बंद कर देने से, मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर देने से हमारी तरह के लोग बोलना बंद कर देंगे, हम सड़कों पर बोलेंगे, 4 लोग सुनेंगे, लेकिन हम बोलना नहीं बंद करेंगे। यही हमारी ताकत है और यही उनका डर है। उनका डर सबसे बड़ा यह है कि ऐसे लोग बोलना बंद क्यों नहीं करते। आपसे अनुरोध करके जा रहा हूं, कुछ भी हो जाए, बोलना मत बंद करना, सुनना मत बंद करना। अपने समय के लेखकों को, अपने समय के कवियों को, अपने समय के पत्रकारों को पहचानो, अपने समय के लोगों को पहचानो और उनको बचाओ, और न केवल बचाओ, उनको आगे बढ़ाओ। आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार से सुना, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।